हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज हम अपनी ब्लाइंड सीरीज के सिक्स्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो चलो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सो वी आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड अ सब एरे that has the longest product and return the product. The test cases are generated so that the answer will fit in a 32-bit integer. तो हमको एक एरे दे रखी है जिसका नाम नम्स है और हमें एक सब एरे फाइंड करना है। और उस सब एरे के जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा उनके एलिमेंट्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए। और हमें वो मैक्सिमम प्रोडक्ट को क्या करना है, रिटर्न करवाना है। और हमें ये भी दे रखा है जो प्रोडक्ट करेंगे एलिमेंट्स का वो गारंटीड है। जो भी एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो गारंटीड है कि वो 32 बिट इंटीजर की साइज के अंदर फिट हो जाएंगे। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट लेना होगा, अपना रिजल्टेंट प्रोडक्ट, वो हम इंटीजर में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरफ्लो की कंडीशन हमारी नहीं आएगी। तो चलो इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सब एरे होता क्या है। तो सब एरे क्या होता है? सब एरे एक छोटा सा पार्ट होता है आपके जो ओरिजिनल एरे का, जिसमें जो एलिमेंट होते हैं सब एरे के अंदर वो एक ऑर्डर मेंटेन रखते हैं जो आपका ओरिजिनल एरे में मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक एरे गिवन है यहाँ पे जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 -1 एंड 5। अब मैं इसका एक सब एरे बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसका एक सब एरे क्रिएट करूँगा और मान लो अगर मैं उसमें जो पहला एलिमेंट है उसको 2 रखता हूँ, तो जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें वो ऑलवेज -1 ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सब एरे होता है उसमें ऑर्डर मेंटेन होता है। मतलब अगर मैं 2 लिखूंगा तो उसके बाद -1 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा पहला एलिमेंट अगर 2 है तो उसके बाद मैं 5 ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर मुझे 5 भी लेना है तो मुझे 2 को भी लेना होगा, उसके बाद -1 लेना होगा, फिर 5 लेना होगा, जिसे मैंने यहाँ पे ले रखा है। और वैसे ही अगर पहला एलिमेंट 1 लूँ और दूसरा एलिमेंट 5 लूँ तो ये भी मेरा सब एरे कंसीडर नहीं होगा। अगर मैं 1 और 5 दोनों को लेना चाहता हूँ तो मेरा सब एरे मुझे 1 2 -1 और 5 इनको पूरा कंसीडर करना होगा, तो ये मेरा एक सब एरे बनेगा। अब देखते हैं कि आखिर टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकलते कैसे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ पे n आपका होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एरे के अंदर कितने होते हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, और अगर मैं उसमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे को जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज मिलते हैं वो 10 मिलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हैं वो टोटल मेरे 10 गिवन है। तो ये तो हो गई सब एरेज की बात। अब चलते हैं इस सॉल्यूशन पे अपने क्वेश्चन के। ओके, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ को कैसे बढ़े। तो एक तरीका तो हो गया कि जो हमें एरे गिवन है उसके हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे सब एरे जनरेट कर लें। और जैसे ही उसके सारे सब एरे जनरेट हो जाएंगे उस सब एरे को एक एक करके हम एक कंसीडर करें और उनके जो एलिमेंट्स हैं उन सब एरे के अंदर उनका हम प्रोडक्ट ले लें। और जो प्रोडक्ट आएगा उनका उसको हम अपने रिजल्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो रिजल्टेंट से हमारा ज़्यादा आता है प्रोडक्ट तो हमारा जो रिजल्टेंट है अपडेट हो जाएगा वो पर्टिकुलर जो हमारा नया प्रोडक्ट आया था उस सवेरे से उसके। तो ऐसे करके हमें अपना मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो हमारा रिजल्टेंट के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एक एरे गिवन है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स गिवन है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है 2 4 -5 एंड 8। और यहाँ इस टेबल में मैंने सारे के सारे सब एरेज बना रखे हैं इसके। और दूसरे कॉलम में मैंने सारे के सारे सब एरेज का एलिमेंट का प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। और ये जो ब्लॉक है ये बता रहा है कि मेरे को अभी तक का जितने भी सब एरेज के एलिमेंट्स का जो मैंने प्रोडक्ट काउंट किया है, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, उसमें से सबसे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उसको ये स्टोर करके रखा है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मेरा टू जो एरे के अंदर जो 2 एलिमेंट है वो कंसीडर होगा एज अ फर्स्ट सब एरे। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 ही होगा। तो मैक्सिमम जो मुझे अभी प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 ही होगा। अगली बारी में मेरे को 4 मिलेगा। और जो मेरा प्रोडक्ट होगा एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है तो ये 4 ही होगा। और क्योंकि अब मेरा जो पिछली बार जो मेरा रिजल्ट में जो स्टोर था मैक्सिमम प्रोडक्ट वो 2 था,
तो इस बार ये अपडेट होके 4 हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो 4 है वो बड़ा है 2 से। तो वैसे ही अब अगले सवेरे में जाऊंगा तो मेरे को -5 गिवन है, तो इसमें अलोन -5 है, तो -5 ही इसका टोटल प्रोडक्ट होगा इस सवेरे का। और क्योंकि -5 छोटा है मेरा 4 से, तो जो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो 4 ही होगा। वैसे ही मेरे को 8 मिलेगा, इसका भी 8 ही होगा क्योंकि ये अलोन है। और वैसे ही मेरा अभी, क्योंकि मेरा जो 4 है छोटा है 8 से, तो ये अपडेट हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट और 8 बन जाएगा। और अब मैं अगले सवेरे में जाऊंगा, तो 2,4 मेरा नेक्स्ट सवेरे है। 4 × 2 मेरे को 8 देगा, और 8 मेरा पहले से ही था तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो अगला हो गया मेरा 4 × -4 -5, सो विच विल गिव मी 20, और -20 इज ऑब्वियसली वेरी लेस देन 8, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वैसे ही क्योंकि अब नेगेटिव आ चुके हैं, तो सब में नेगेटिव 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 ही होगा, तो मेरा कोई चेंज नहीं आएगा जो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट है सो फार। तो ये मेरा 80 होगा, जो मेरा फाइनल आंसर बन के आएगा वो मेरा 80 होगा। और देख भी सकते हो आप, जो मेरा आंसर होगा वो एक्चुअली में 80 होगा, चाहे मैं 2 और 4 को कंसीडर करूँ एज अ सवेरे, मेरे को 80 में मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। या तो मैं इस अलोन 8 को ऑन द राइट साइड अगर कंसीडर करूँ, तो मेरे को ये अलोन भी 80 मिलेगा फाइनल रिजल्टेंट। तो इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। तो सूडो कोड में क्या करूँगा, मैं अपना एक फॉर लूप रन करूँगा 0 to n-1, तो जो ट्रैवर्स करेगा पूरी एरे को। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अपना जो प्रोडक्ट है, जो इनिशियल मेरा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करना है मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे सवेरे के अंदर आएंगे, तो इनिशियली मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। इसको 0 से नहीं करूँगा, क्योंकि देखो 0 से कुछ भी एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वापस मुझको 0 देगा, इसलिए मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा 1 से। और जो इसी के अंदर, इसी इनर आउटर लूप के अंदर मैं एक इनर लूप लगाऊंगा, जो जो जे से जो आई से लेके n-1 तक का चलेगा, ठीक है। और मैं जो भी मेरे को एलिमेंट्स उस टाइम पे इनकाउंटर होंगे, उनको मैं मल्टीप्लाई करते रहूँगा अपने प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में। और और साथ ही साथ में हर एक इंडेक्स पे चेक करता रहूँगा कि मेरा जो रिजल्टेंट है, क्या वो बड़ा बना है किसी भी ऐसे पॉइंट पे। अगर वो ऐसा बड़ा बनता है, तो वो मेरा रिजल्टेंट जो है अपडेट हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ड्राई रन करके देखूँ, तो इनिशियली मेरा जो आई है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो मेरा प्रोडक्ट है अभी 1 होगा, इनिशियली 1। तो अब अगर मैं अपना मूव करूँगा, तो सबसे पहले मेरा जो जे है वो आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई से स्टार्ट हुआ, और हाँ, मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो एट फर्स्ट सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे मैक्सिमम अपना वो निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा मैं इनिशियली इसको सबसे छोड़ रखूँगा, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है वो हो सकता है मेरे एरे के अंदर सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट हो। तो मेरा जो प्रोडक्ट आ सकता है वो हो सकता है कि नेगेटिव ही मैक्सिमम प्रोडक्ट हो मेरा, बिकॉज क्योंकि एरे में ही सारे के सारे एलिमेंट नेगेटिव है। तो मैं अपने जो रिजल्ट होगा मेरा सब इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा, सबसे नेगेटिव वैल्यू, विच इज इंट मीन। तो इसको मैं इंट मीन ही रखूंगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंट मीन होगी। तो इनिशियली जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा जे है वो आई से स्टार्ट हुआ है, तो मेरा यहाँ पे 2 पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरा करंट एलिमेंट है जेथ इंडेक्स पे। तो मेरा प्रोडक्ट अपडेट होके 2 हो जाएगा। तो जो मेरा अब जो प्रोडक्ट है वो 2 होगा। और मैं ऑल्सो चेक करूँगा कि क्या मेरा रिजल्ट के अंदर जो मेरा वैल्यू है क्या वो बड़ी है मेरी प्रोडक्ट से। हाँ, तो देख, मैंने कहा था करके कि रिजल्ट के अंदर जो इनिशियली वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो मेरी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है अभी वो 2 है। तो मेरा जो 2 है वो एक्चुअली में बड़ा है जो मेरे रिजल्ट के अंदर अभी वैल्यू है। तो मेरा जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। तो मेरे रिजल्ट के अंदर अब जो मैक्स वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, जो रिजल्ट के अंदर पहले थी या तो प्रोडक्ट के अंदर थी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी थी वो प्रोडक्ट के अंदर थी, तो मेरी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो अब रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगी। तो वह अब क्या होगा, अब जे पॉइंटर आगे मूव करेगा, तो जे अब यहाँ पे पॉइंट करेगा 4 पे। तो अब क्योंकि प्रीवियसली मेरा प्रोडक्ट 2 था, तो अब 2 × 4 होगा, क्योंकि जे पॉइंटर अब 4 पे पॉइंट कर रहा है। तो 4 × 2 मेरा प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो अब मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो 8 हो जाएगा। और फिर मैं दोबारा से देखूंगा करके कि मेरा मैक्सिमम
कौन है रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट में से, तो रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट में से मेरा जो मैक्सिमम है प्रोडक्ट है जो 8 है, तो जो मेरा रिजल्ट है दोबारा से अपडेट हो जाएगा और मेरा रिजल्ट तो फिर अब 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो था मैक्सिमम था जो मेरे रिजल्ट में जो करंट पिछली बार वैल्यू थी। तो अब फिर से जो जे लूप है वो फिर से एक कदम इंक्रीमेंट होगा, जे पॉइंटर। ओके, तो अब ये -5 को पॉइंट करेगा। अब क्या करूँगा, मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट के अंदर मेरी अभी 8 वैल्यू है और 8 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है -40। तो मेरा अपडेट होके अब जो प्रोडक्ट होगा वो -40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है और जो रिजल्ट है इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है 8 है। तो मेरे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो रिजल्ट की वैल्यू वो एक्चुअली में 8 है और जो मेरा प्रोडक्ट है, जो करंट प्रोडक्ट मेरा चल रहा है वो मेरा 40 है, जो छोटा है -40 है जो मेरा छोटा है। तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा जे जे पॉइंटर जो है इंक्रीमेंट कर जाएगा दोबारा और अभी पॉइंट करेगा 8 को। तो मेरा मेरी जो प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो -40 है और जो अभी करंट जे की जो जे पॉइंटर जो करंट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो 8 है। तो 8 इंटू 4 मेरा 32 हो जाएगा, -320। मेरा जो पी है जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा और ये हो जाएगा -320। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा करके कि -320 क्या मेरा -320 बड़ा है 8 से ना, नहीं बड़ा है, तो मेरे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा एक बार जेएथ लूप चल चल जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे ही मेरा जेएथ लूप पूरा हो जाएगा, ये जेएथ लूप आउट ऑफ बाउंड जाएगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर अगली बारी में क्या होगा, अगली बारी में मेरा जो आई है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मेरा आई जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखो मैंने क्या किया था, जब मेरा ith पॉइंटर जो था जब इनिशियली इसमें था, जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, जब मेरा ith पॉइंटर जब जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था तो मैंने पहले इसको कंसिडर किया, जो मेरा 2x7 है वो कंसिडर किया, फिर मैंने 24 को कंसिडर किया, क्योंकि मैंने इन दोनों को एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था, तो मेरा अगला जो सब एरे था वो 2,4 था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 2,4,5 मैंने इन तीनों का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो मेरा अगला जो सब एरे मैंने कंसिडर किया वो मैंने किया 2,4, -5। ठीक है, मैंने ये अगले सब एरे को कंसिडर किया, फिर आखिरी में मैंने 2,-2,4, -5, 8 को कंसिडर किया था। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 फिर 2,4 फिर 2,4,5 फिर 2,4,5 -5,8 को कंसिडर किया। अब मैं क्या करूँगा, अब अगली बारी में जब मैं आइटरेट करूँगा दोबारा से, तो मैं पहले 4 को कंसिडर करूँगा, फिर मैं 4,5 को कंसिडर -5 को कंसिडर करूँगा, फिर मैं 4, -5, 8 को कंसिडर करूँगा। तो ये मेरा अगले 3 सब एरे देंगे। तो देख सकते हो पहले मेरे 4 सब एरे बने, फिर मेरे 3 सब एरे बने, इन 3 से एक 4 हो गया, एक 4, -5 हो गया, एक 4, -5, 8 हो गया। तो ये 3 सब एरे बने। फिर अगली बारी में मेरा ith पॉइंटर -5 को पॉइंट करेगा, तो मेरे -5 एक सब एरे बन जाएगा और -5, 8 दूसरा सब एरे बन जाएगा। तो टोटल इसके बाद मेरे 2 सब एरे बनेंगे और आखिर में जब मेरा ith पॉइंटर 8 को पॉइंट करेगा, तो मेरा jth पॉइंटर भी 8 को पॉइंट करेगा और मेरे को एक ही सब एरे मिलेगा जो 1 होगा। तो अगर मैं इन सबको सम करूँ तो मेरे को 10 मिलता है। तो जो मेरे यहाँ पे जो टोटल जितने भी यहाँ पे मैंने सब एरे लिखे हुए हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, ये जितने भी मैंने यहाँ पे सब एरे लिख रखे हैं ये सारे के सारे इसमें कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो मेरे सब एरे हैं यहाँ पे बन जाएंगे इसकी मदद से। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ड्राइविंग कैसे काम कर रहा है। तो चलो इसका एक बार कोड कोड कर लेते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं अपनी एरे की साइज फंक्शन से। अब हम लोग रिजल्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, जो और करेंटली हमारा जो रिजल्टेंट होगा सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसके अंदर। हाँ, मैं लूप चलाऊंगा फ्रॉम आई 0 से लेके n-1 तक का, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से, ताकि जो मेरे प्रीवियसली जो सब एरे के प्रोडक्ट आए वो जो मेरा जो न्यू सब एरे के जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ कोलाइड ना कर जाए, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए, इसलिए मैं अपने प्रोडक्ट को बार बार अपडेट कर दूंगा 1 से। तो अब मैं जे को चलाऊंगा आई से
देखिए n-1 तक का वन इंक्रीमेंट बाय वन। और इनिशियली फर्स्ट सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूंगा उस एलिमेंट से जो जिस एलिमेंट को मेरा jth पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा होगा। तो प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा जो jth पॉइंट है जिसको पॉइंट कर रहा है उससे। और मैं चेक करूंगा हर एक टाइम पे कि मेरा जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है क्या वो मैक्सिमम आ रहा है जो मेरा रिजल्टेंट में पहले से है। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट के अंदर उसको डाल दो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें जो आंसर होगा वो एज इट इज ही रहेगा। और आखिरी में मैं रिटर्न करा दूंगा अपना रिजल्ट को। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर कैसे आ रहा है। ओके, सही आंसर दे रहा है। तो अगर इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी एन स्क्वायर, क्योंकि जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेस्टेड लूप लगे हैं और ये नेस्टेड लूप का काम है आपके जो सब एरेज हैं उनको क्रिएट कर रहा है। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज होते हैं किसी भी एरे के वो होते हैं n × n+1/2। और अगर हम इसको मोर प्रिसाइसली बोले तो एन स्क्वायर हमारे सब एरेज बनते हैं टोटल। तो और यहाँ पे जो हमें कॉन्स्टेंट गिवन है जो एरे की लेंथ हो सकती है मैक्सिमम वो हो सकती है 2 × 10⁴। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मेरे को मिलेगा 4 × 10⁸ जो मेरा बहुत ज़्यादा है 10⁸ से। तो इसमें क्या होगा मुझे टीएलई मिल जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। तो मेरे को टीएलई मिल गया यहाँ पे। तो अब क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इस सॉल्यूशन को? हाँ, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब इस अप्रोच में आखिर क्या करेंगे हम लोग? तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करेंगे। एक बार हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे और एक बार हम राइट टू लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे। और हर टाइम जब भी हम अपने एरे को ट्रैवर्स करे होंगे हर एक इंडेक्स पे हम जो होगा अपने प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी हमारा करंट इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा। और हम चेक करेंगे करके कि क्या अभी जो हमारा जो प्रोडक्ट आया है क्या वो बड़ा है हमारा जो अभी तक का जो जितना भी मैक्सिमम प्रोडक्ट है जो रिजल्टेंट में सेव होगा उससे। अगर ऐसा होगा तो हम अपने रिजल्टेंट को अपडेट कर देंगे वो नए प्रोडक्ट से और आगे बढ़ेंगे ऐसे। पर इसमें एक और केस होगा, अगर हमें कभी भी अपने प्रोडक्ट में ज़ीरो इनकाउंटर होता है तो अगर हमें ज़ीरो इनकाउंटर होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स में अगर हम बढ़ेंगे तो ज़ीरो इंटू कोई भी एलिमेंट हमें ज़ीरो देगा। तो जब भी हमें अगर ज़ीरो इनकाउंटर होगा अपने एरे के अंदर तो हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट करके वन कर देंगे। तो चलो इसको एक बार ड्राई रन से समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है एक एरे, आप देख सकते हो यहाँ पे सूडो कोड भी मैंने लिख रखा है कि इनिशियली मेरा जो प्रोडक्ट होगा मैं वो वन से इनिशियलाइज करूंगा और रिजल्टेड में मेरी मिनिमम वैल्यू रहेगी इनिशियली। और एक बारी में मैं अपना जो लूप होगा वो चला एरे को करूंगा ट्रैवर्स करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हर पॉइंट पे मैं क्या करूंगा जो करंट इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा उसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगा और चेक करूंगा कि क्या जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है क्या वो मैक्सिमम है जो मेरा रिजल्टेंट में अभी तक का है। अगर ऐसा है तो मैं अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो हो जाता है, मतलब जैसे कि अगर मेरा किसी भी इंडेक्स के अंदर अभी मेरी ज़ीरो वैल्यू थी तो मेरा प्रोडक्ट उस समय ज़ीरो हो चुका होगा। तो अगर मेरा प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो हो जाता है तो मैं प्रोडक्ट को दोबारा अपडेट कर दूंगा वन पे, ताकि फॉर नेक्स्ट एलिमेंट्स अगर वो मल्टीप्लाई होगा बाकी एलिमेंट से तो वो ज़ीरो ना हो। और वो इसलिए मैं उसको वन से प्रोडक्ट को वन से दोबारा से इनिशियलाइज कर दूंगा। और फिर वैसे ही मैं जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट राइट जाऊंगा वैसे ही मैं राइट टू लेफ्ट एक और बार ट्रैवर्स करूंगा। और मैं बताऊंगा कि मैं आखिर राइट टू लेफ्ट भी क्यों ट्रैवर्स कर रहा हूँ दोबारा ये चीज़। तो पहले तो डायग्राम करके देख लेते हैं इस एरे को। सो करेंटली तो मेरा प्रोडक्ट वन होगा और जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो उसमें मिनिमम वैल्यू होगी, कोई मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई बहुत मिनिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मेरा आयत पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आयत पॉइंटर मेरा यहाँ पे हुआ तो अब मेरा जो करंट प्रोडक्ट हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। और क्या मेरा जो अभी जो मेरी रिजल्ट में जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है इससे करंट प्रोडक्ट से? हाँ, ये बड़ी वैल्यू है। तो मेरा जो अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आयत पॉइंटर फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो अब मेरा 6 हो जाएगा। अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा करंट अभी प्रोडक्ट था जो मेरा प्रीवियसली प्रोडक्ट था उससे।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 24। ठीक है, अब मेरा जो करंट करंट प्रोडक्ट होगा वो 24 हो जाएगा। और मैं चेक करूंगा इसको रिजल्टेंट से, क्या ये रिजल्टेंट से बड़ा है मेरे रिजल्ट में जो अभी तक का स्टोर है। हाँ ये बड़ा है, तो मेरा रिजल्ट भी अपडेट होकर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बार दोबारा से, ठीक है, अगली बार दोबारा मैं इस इंडेक्स पे आऊँगा, अगली इंडेक्स पे। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जीरो इनकाउंटर हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मैं प्रोडक्ट करूँगा इसके साथ, प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा अपने को, जो मेरा इंडेक्स अभी जो मेरा एलिमेंट आया है इस ith इंडेक्स पे, उससे उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने करंट प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो करंट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। और क्या जीरो बड़ा है रिजल्टेंट से? यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ना, ये बड़ा नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और मैं अगली कंडीशन में देख सकता हूँ करके कि मेरा अगर प्रोडक्ट जीरो हो जाता था, मैं उसको तो मैं वन से दोबारा से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो करंट प्रोडक्ट है दोबारा से वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से इंक्रीमेंट करूँगा इंडेक्स को। अब मैं 8 पर पहुँच गया, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा अब ये। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया। और क्या 8 मेरा बड़ा है रिजल्ट में जो 24 है उससे? नहीं, ये बड़ा नहीं है। तो मैं आगे बढ़ूंगा दोबारा से। अब वन आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा करंट प्रोडक्ट में, क्योंकि 8 × 1 = 1। और क्या दोबारा से क्या ये बड़ा है ना? अभी भी बड़ा नहीं है, रिजल्ट में 24 है, 24 बड़ा है 8 से। ठीक है, तो मैं दोबारा आगे जाऊंगा। अब -2 आ जाएगा। अब -2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 8 से, तो 16 बन जाएगा, -16। ओके, सो दोबारा से करंट प्रोडक्ट अपडेट हुआ। तो क्या -16 मेरा बड़ा है 24 से? ना, नहीं बड़ा है, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं दोबारा आइटरेट करूंगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो अब मैं 5 पे पहुंचूंगा। तो अब मेरा 5 मल्टीप्लाई होगा 16 से, जो मेरे को -80 देगा। तो अब मेरा जो करंट प्रोडक्ट होगा वो -80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या -80 बड़ा है 24 से? ना, ये अभी भी बड़ा नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फिर से मैं इंक्रीमेंट करूंगा अपने ith पॉइंटर को। अब मेरा जो एलिमेंट है वो -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -80 से, तो मेरे को मिल जाएगा -160, सॉरी प्लस प्लस 160, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब क्या मेरा 160 24 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 160। ठीक है, फिर से मेरा इंक्रीमेंट होगा आई इंडेक्स। अब मैं 4 को पॉइंट करूंगा, फोर्थ एलिमेंट को। तो अब 4 मेरा मल्टीप्लाई होगा करंट प्रोडक्ट से, तो टोटल हो जाएगा ये 640। करंट प्रोडक्ट मेरा 640 हो जाएगा। ठीक है, और क्या मेरा 640 बड़ा है रिजल्ट से? हाँ बड़ा है, तो जो मेरा रिजल्ट हो जाएगा वो 640 हो जाएगा। तो ठीक है, 640 हो गया। तो ऐसे करके मेरा जो लेफ्ट टू राइट आइट्रेशन था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट को आइट्रेट करेंगे। तो इस बार मेरा क्या होगा, रिजल्ट में तो देखो मेरा 640 सेव होगा, फिर प्रीवियसली आइट्रेशन में 640 था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है मेरा। तो मेरा जो करंट प्रोडक्ट हो जाएगा वो 1 से दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और मैं चेक करने लग जाऊंगा कि फिर मैं चेक करूंगा कि हर टाइम पे जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है रिजल्ट के साथ। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो इनिशियली मेरा 4 होगा, तो 4 बड़ा नहीं है इससे। ठीक है, 4 4 इज लेस देन 640। अगली बारी में मेरा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 भी बड़ा नहीं है। फिर अगली बारी में मेरा 40 हो जाएगा। -8 × 5 इज -40, जो छोटा है 640 से। फिर दोबारा से मैं इससे मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 80 हो जाएगा। ठीक है, जो फिर से बड़ा नहीं है इससे, 640 मेरा बड़ा है। अब 1 से करूँगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। फिर मेरा मल्टीप्लाई होगा 8 से, जो मेरे को 640 देगा। ठीक है, 8 80 × 8 = 640, और क्योंकि 640 बड़ा है तो कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट एज इट इज रहेगा। अब मेरे को जीरो इनकाउंटर हो जाएगा। तो मेरा जो 640 × 0 होगा तो वो दोबारा से जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, अगर मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी जीरो होता है तो मैं उसको वन से दोबारा से वन से इनिशियलाइज कर दूंगा, तो मेरा जो करंट प्रोडक्ट हो जाएगा दोबारा से वन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो करंट प्रोडक्ट हो जाएगा वो वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थे, तो यहाँ पे फिर मेरा वन हो जाएगा।
अब मेरा फिर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा करंट प्रोडक्ट। 6 बड़ा है इससे? नहीं बड़ा है 640 से। फिर 4 पे आएंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 24 बड़ा है? नहीं है। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा 640 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मैं अगर मेरा देख सकते हो कि मेरा पहली बारी में जब मैं लेफ्ट टू राइट गया था तो मेरा उस समय मेरे को 640 मिल गया था, तो मुझे राइट टू लेफ्ट जाने की क्या जरूरत थी? तो ये राइट टू लेफ्ट जाने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हो सकता है मेरा कभी, अगर मैं इस केस को कंसिडर करूँ, देखो, हो सकता है मेरा एरे बन सकता है 3 -5, ठीक है, -5 और 9, इस एरे को कंसिडर करता हूँ। चलो, अब अगर इसमें मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें लेफ्ट टू राइट को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पहले मेरे को 3 मिलेगा, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट भी 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को -5 मिलेगा तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है, -15 हो जाएगा, 5 से 15, ओके। और उसके बाद 15 इंटू 9 करूंगा तो -135 हो जाएगा, ठीक है, -135। और -15 और -135 देख सकते हो दोनों के दोनों छोटे हैं 3 से, तो मेरा अगर मैं एक ही बार लूप चलाऊं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेरा आंसर इससे 3 आ रहा है, जो गलत है। एक्चुअली में मेरा यहाँ पे 9 भी है। अगर मैं सब वाले 9 को कंसिडर करूँ तो मेरा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है इस सब, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा सब वाले का वो 9 होना चाहिए। तो इसलिए मैं लेफ्ट टू राइट के साथ साथ राइट टू लेफ्ट भी देख रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो, अब मैं अगर राइट टू लेफ्ट कंसिडर करूंगा तो सबसे पहले मेरा 9 आएगा, ठीक है, मेरा सबसे पहले 9 आएगा तो मेरा रिजल्टेंट में रिजल्ट भी अभी 9 से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 9 इंटू 5 करूंगा तो 45 बन जाएगा, माइनस का 45। तो माइनस का 45 मेरा छोटा है, ठीक है, इससे 9 से। उसके बाद वैसे ही -45 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -135 बनेगा, जो छोटा होगा 9 से। तो आखिरी में जो मेरा आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। इसलिए मैं इस लेफ्ट टू राइट भी कंसीडर कर रहा हूँ और राइट टू लेफ्ट भी कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रैवर्स कर रहा हूँ और कंसीडर कर रहा हूँ हर एक प्रोडक्ट को। मतलब या फिर सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि जब भी मेरे को ऐसे केसेस में ऐसे केसेस मतलब को हैंडल करने के लिए है ये, जब भी मेरे को एक बार ऑकरेंस दे रखा हो नेगेटिव का, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट चल जाएगा मेरा वैसे, अगर मेरा नेगेटिव में भी है तो, पर जो सवेरे होना चाहिए ना वो तुम्हारा जो नेगेटिव नंबर ऑकर हुआ है उसके लेफ्ट साइड को होना चाहिए, इस साइड को होना चाहिए, इस साइड, इधर की साइड को। क्या मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। अगर मेरा कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर मैं बस लेफ्ट लेफ्ट चला रहा हूँ ना, एक ही बार लूप चलाऊंगा कि लेफ्ट टू राइट जाए, तो वो आंसर मेरा तब तक ही सही देगा अगर मेरा जो सब एरे है वो मेरा नेगेटिव से पहले कहीं कहीं ना कहीं मैक्सिमम बन जाए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर मेरे को राइट साइड को मैक्सिमम बन जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए मुझे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी चलाना पड़ रहा है, मेरा मेरा तुम्हारा दोबारा से ट्रैवल्स करना पड़ रहा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे को क्यों क्यों करना पड़ गया, यहाँ पे 2 बार लूप चलाना पड़ गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, और ये इंट्यूशन आ गया होगा। तो चलो उसको कोड करके देखते हैं। ओके, तो इसको हटा लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो लेफ्ट टू राइट चलाएंगे, ठीक है, फ्रॉम i = 0 i to n i प्लस प्लस। तो लेफ्ट टू राइट चलाएंगे, हर बार प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट इनिशियली मेरा प्रोडक्ट 1 था, ठीक है, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते रहेंगे किसको, मेरा जो अभी करंट इंडेक्स है आई पे, जो एलिमेंट है ith इंडेक्स पे, और मैं चेक करूंगा कि मेरा रिजल्ट क्या मैक्सिमम हो रहा है जो करंट प्रोडक्ट आ रहा है मेरा अभी, जो रिजल्ट है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट कहीं पे भी अगर मेरा 0 हो जाता है तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने प्रोडक्ट को 1 से, ठीक है। और ये सेम ही चीज़ मैं करूंगा अपना राइट टू लेफ्ट, ठीक है, n-1 टू 0 के साथ चलेगा, 0 तक का चलेगा, और i माइनस माइनस, और आखिरी में मेरे को अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट को दोबारा से 1 से इनिशियलाइज कर दूँ ताकि पिछले वाला जब मैं राइट टू लेफ्ट में जो मेरा मल्टीप्लाई होकर आंसर आए वो दोबारा से इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो जाए, इसलिए मैं 1 से दोबारा से कर दूंगा। और ऐसा करते हैं, जो मेरा पिछला टेस्ट केस था मैं उसी को ले लेता हूँ जो हमने वहाँ पे बनाया था। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो 640 आ रहा था, देखते हैं कि हमें 640 मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
ओके प्रोडक्ट सेमीकोलन। ओके देख सकते हो 640 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके ये सबमिट हो गया। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, मैं एक एक नेस्टेड लूप चला रहा हूँ अलग अलग। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 × n, जहाँ पे n मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 × 10⁴ है। तो वो मेरा जो मैक्सिमम जो बन सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी 4 × 10⁴, जो कम है 8 की 10⁸ से। तो ये मेरा चल गया। तो क्या अब हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 2 लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको एक ही लूप में कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखते हैं उस नेक्स्ट अप्रोच को। तो जो ये नेक्स्ट अप्रोच होगी, ये थोड़ी सी आपको इंट्यूटिव नहीं लगेगी, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है। और इसको समझने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक दो बार इस टेस्ट केस पे या फिर कोई और टेस्ट केस पे बना के आप एक बार ट्रायल रन करके देखो, तभी इसका मतलब आप क्रैश कर पाओगे कि आखिर ये काम कैसे कर रही है। जैसे कि बाकी इससे पिछली वाली जो दो थी वो थोड़ी इंट्यूटिव थी, पर इसमें थोड़ा इंट्यूशन लेने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप ट्राई रन करके एक बार देखना। तो इसमें आखिर हम कर क्या रहे हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, एक तो मैक्सिमम सोफार और मिनिमम सोफार। जो मैक्सिमम सोफार होगा उसमें हमारी जो अभी तक का जितना भी हम सेबेरे तक का ट्रैवर्स कर चुके हैं, उसमें से जितना भी मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिल चुका है वो अपना कंटेन करेगा। और जो मिनिमम होगा, मिनिमम सोफा, उसमें सबसे मिनिमम अभी तक का जितना हमारा आ चुका है प्रोडक्ट करके वैल्यू आ चुकी है, वो हमारी मेंटेन होगी उसमें। और जब भी हमको किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेगेटिव नंबर मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, जो मिनिमम सो फार है और जो मैक्सिमम सो फार है, उन दोनों को मैं स्वैप करूँगा। क्योंकि देखो, अगर मेरी जो मैक्सिमम सो फार है उसके अंदर मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी सेफ, ठीक है। अब अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू को नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो सकती है, वो है करके कि अगर सारी की सारी एरे में नेगेटिव वैल्यू है तो उसको उसको हैंडल करने के लिए एक केस है हमारे पास। पर अभी के लिए अगर हमें पता है करके कि अभी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। और किसी वैसी अगर मेरी जो मिनिमम सोफार है उसके अंदर अगर सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूंगा तो नेगेटिव ही होगी। और अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो स्मॉलर नंबर जो है वो बिगर नंबर बन जाता है। इसलिए मैं मल्टीप्लाई करने से पहले वैल्यूज को स्वैप कर लूंगा, मैक्सिमम सोफार और मिनिमम सोफार। तो ताकि जो जो बड़ी वैल्यू थी मिनिमम सोफार में, जो सेल्फ स्वैप करने के बाद आई, वो जब मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नंबर से तो वो दोबारा और छोटी हो जाए। ठीक है, तो ये इसका पूरा इंट्यूशन है। एक बार इसको सूडो कोड को समझ लेते हैं और डायरेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हो, इनिशियली मेरा जो रिजल्ट होगा और जो मैक्स सोफार होगा, मिनिमम सोफार होगा, वो पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे। और मैं लूप चलाऊंगा, ट्रैवर्स करूंगा अपनी एरे को फ्रॉम 1 to n-1। और अगर मेरे को कभी भी नेगेटिव नंबर मिलता है, जैसे आप देख सकते हो, अगर मेरे को कोई भी नेगेटिव नंबर मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर लूँगा मेरे मैक्सिमम सोफर और मिनिमम सोफर। जैसा मैंने बोला कि मेरा जो जो बिगर मल्टी नंबर को मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो स्मॉलर बन जाता है। और वैसे ही वाइसा वर्सा कि मैं अगर नेगेटिव नंबर स्मॉलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव नंबर से, तो वो बड़ा नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं स्वैप कर रहा हूँ। अब अब ये वाला जो केस है, यहाँ पे मैं वही करूँगा कि अगर मेरा मैक्सिमम जो सोफार है, अगर हो सकता है कि मेरा जो नंबर है, हो सकता है वो सबसे बड़ा हो। अगर मैंने जो नंबर मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है मेरा नेगेटिव अभी जो मैक्सिमम सोफार हो नेगेटिव चल रहा हो, ठीक है। अब उसको अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है कि वो और छोटा हो जाए। और जो मेरा कभी करंट नंबर है वो हो सकता है कि वो अभी सबसे बड़ा हो। तो इसलिए ये उसके उनके उन टाइप के केसेस को हैंडल करने के लिए ऐसा कर रखा है मैंने। और वैसे ही मिनिमम सोफार में भी ऐसे ही है कि हो सकता है मेरा जो अभी नंबर हो वो मेरा पॉजिटिव हो सकता है मिनिमम सोफार के अंदर, और जैसे ही मेरे को नेगेटिव इनकाउंटर हो तो वो नेगेटिव नंबर मेरा सबसे छोटा बन जाए। तो इसको एक बार ड्राई रन से समझ लेते हैं, बाद में हम लोग वही रिजल्टेंट में से मैक्सिमम नंबर या फिर रिजल्टेंट को कंपेयर कर लेंगे। तो ड्राई रन को देखते हैं इसको, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा समझ सकें अच्छे से। तो इनिशियली मुझे पता है करके कि जो मेरा देख सकते हो, इनिशियली मेरा सारे के सारे जो हैं इनिशियलाइज हो रखे हैं सारे वेरिएबल्स फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से। तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स होंगे।
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टार्ट करूँगा 6 से, ठीक है। तो 6 से मेरा मल्टीप्लाई होगा। तो तो मेरा जो 6 है वो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो देखो इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ये वाला कोई केस नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम सो फार देखूंगा। तो मैक्सिमम सो फार में मैं क्या दो पैरामीटर्स में देखूंगा मैक्सिमम कौन है। एक तो मैं देखूंगा कि 6 को, एक कंसीडर करूंगा 6 को, और एक कंसीडर करूंगा 6 इंटू 24 को, 6 इंटू 4 को, जो मेरा 24 देगा। तो 24 और 6 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 24 बड़ा है, तो मेरा जो मैक्सिमम सो फार है वो अपडेट हो जाएगा 24 से, ठीक है। और मेरा जो मिनिमम सो फार होगा, अब मिनिमम सो फार देखो इसमें समझ में आ जाएगा। अब मिनिमम सो फार जो है मेरा अभी 4 है, ठीक है। अभी जो करेंटली है मेरा 4 है। तो जो मेरा जो 4 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा, तो 24। और जो मेरा अभी करंट एलिमेंट जो आया है वो 6 है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सबसे छोटा है मेरा 6, तो मेरा जो मिनिमम सो फार है, मेरा मिनिमम सो फार अब 6 बन जाएगा, ठीक है। मिनिमम सो फार 6 बन जाएगा। और जो मेरा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में मेरा सेव हो जाएगा। अभी तो मेरे रिजल्टेंट में मेरा 4 है, तो 4 बड़ा है या 24 बड़ा है? 24 बड़ा है, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो अपडेट होकर 24 हो जाएगा, 24, ओके। तो अब अगले इंडेक्स में बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैक्सिमम सो फार, मैक्सिमम सो फार जो मेरा होगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम सो फार भी जो मेरा होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 कॉमा, अगर किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा, दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। तो 0 ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। और फिर मैं रिजल्टेंट के साथ कंपेयर करूंगा, तो क्या इन दोनों में से कोई बड़ा है इसमें से? मतलब क्या मैक्सिमम सोफा बड़ा है? नहीं है, तो रिजल्टेंट सेम ही रहेगा। तो अगली बारी मैं मूव करूंगा, ठीक है। तो अगली बारी में मैं कंपेयर करूंगा 0 को, और ना, मैं कंपेयर करूंगा 8 को, और किससे? 0 इंटू 8 से। तो 0 इंटू 8 0 देगा, तो कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो मेरा जो मैक्सिमम सोफार है वो अपडेट होकर 8 हो जाएगा। और मिनिमम सोफार में भी सेम, 0 और 8 में से कौन बड़ा होगा? मेरा छोटा होगा, मेरा 0 छोटा होगा। तो मिनिमम सोफार में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ही आएगा। और मेरा जो रिजल्टेंट है 24 वो बड़ा है 8 से, तो रिजल्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 से, तो ये तो ऑब्वियस है कि मेरा 8 ही बड़ा है 8 इंटू 1 से, ठीक है। और मिनिमम सो फार में भी 0 इंटू 1 तो 0 ही होगा। और अभी भी मेरा कोई चेंजेस नहीं आएंगे रिजल्टेंट में। तो अब मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। अब मैं देख रहा हूँ मेरे को नेगेटिव नंबर इनकाउंटर हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर इनकाउंटर हुआ, तो ये वाली मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा जो मेरा मैक्सिमम सोफार है और जो मिनिमम सोफार है उसको। तो जो मेरा मैक्सिमम सोफार है और जो मिनिमम सोफार है ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो जो मेरा मिनिमम सोफार था वो मेरा 8 बन जाएगा, और जो मैक्सिमम सोफार था वो मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये चेंज इसमें चेंज आया, तो अब क्या होगा? तो अब मेरा जो मैक्सिमम सोफ मैक्सिमम सोफार है उसको मैं कंपेयर करूंगा -2 से, ठीक है। और 0 इंटू -2 से, जो 0 देगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 0 ही बड़ा है, तो मैक्सिमम सोफार के अंदर 0 ही रहेगा। और जो मेरा मिनिमम सोफार है इसमें क्या होगा? 8 है, तो ये -2, और 8 इंटू -2 मेरा क्या होता है? -16। तो मिनिमम सोफार, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? -16। तो जो मेरा -16 है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, मिनिमम सोफार के अंदर। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों मैंने स्वैप किया था। ताकि देखो जैसे नेगेटिव हुआ तो 8, क्योंकि मेरा अभी मैक्सिमम चल रहा था, तो अभी मेरा नेगेटिव इनकाउंटर हुआ है, तो अब इसको और भी तो आगे बढ़ा लेना है, तो इसलिए मैंने स्वैप किया था इसको। तो अभी देखो ये -16 हो गया, ठीक है। तो अब अगले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो अभी मेरा 5 आया। तो अब अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा करके कि कंपेयर होगा ये किससे? 5 से, और आपका 0 से। 5 इंटू 0, तो मैक्सिमम कौन सा है? 5 है, तो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम सोफा मेरा 5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे किससे? यहाँ पे 5 से मैं देखूंगा 5 और 16, 5 जब -60, 16 इंटू 5 इज 80, 16 इंटू माइनस माइनस 16 इंटू 5 इज -80। तो -80 बड़ा है आपका 5 से, तो ये अपडेट होके -80 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम अगले इंडेक्स में मूव करेंगे। अब मैं फिर से देख सकता हूँ कि मेरे को नेगेटिव दोबारा से इंकाउंटर हो गया, ठीक है। अब मेरा नेगेटिव अगर दोबारा से इंकाउंटर है तो मुझे दोबारा से स्वैप करना पड़ेगा। तो इस बार दोबारा से स्वैपिंग होगी, ठीक है।
तो इस बार जो मेरा मिनिमम सोफार है वो 5 बन जाएगा, और जो मेरा मैक्सिमम सोफार है वो -80 हो जाएगा। ठीक है, -80 हो जाएगा। ओके, जैसे ही -80 हुआ है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको किससे, -2 से। तो -2 से अगर मैं 180 को -180 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा -160। और मेरा -160 जो है -2 से बड़ा है ना, सॉरी 160 बड़ा है मेरा। जैसे ही मैं -80 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो मेरे को 160 मिलेगा, और मेरा 160 जो है बड़ा है -2 से, तो मैं 160 को कंसीडर कर लूंगा। और वैसे ही अब अगर मैं मिनिमम सोफार की बात करूँ, अब मिनिमम सोफार में -2 इंटू मेरा 5 इंटू -2 जो -10 होगा, तो -10 मेरा जो है बड़ा है -10 -2 से, तो मिनिमम सोफार जो होगा मेरा -10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरा रिजल्टेंट क्या छोटा है इससे, मैक्सिमम सोफार से, तो मैक्सिमम सोफार बड़ा निकलना है, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो भी अपडेट हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 160। ठीक है, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आखिरी में मेरा 4 इनकाउंटर होगा, और ये एज इट इज जैसे चलेगा, 160 इंटू 4 जो मेरा 640 हो जाएगा। तो मैक्सिमम सोफा मेरा 640 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सोफा मेरा 640 हो जाएगा, और मिनिमम सोफा मेरा 4 इंटू -10 इंटू 40 जो मेरा -40 हो जाएगा मिनिमम सोफा। और वैसे ही मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्योंकि छोटा है, 160 छोटा है 640 से, तो रिजल्टेंट अपडेट हो जाएगा, जो रिजल्टेंट 640 आ जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा मेरा 640। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव है नहीं, तो अगर आप ट्राई करते रहोगे इससे, तो आपको तब धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि आखिर हमने क्यों किया ऐसा, हमने स्वैपिंग क्यों करी और हम ऐसे क्यों चेक कर रहे हैं इसको। तो चलो कोड कोड की तरफ को बढ़ते हैं। ओके, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम सोफा और मिनिमम सोफा, तो रिजल्टेंट इक्वल टू मैक्सिमम सोफा और मिनिमम सोफा को हम इनिशियलाइज करेंगे जो पहले इंडेक्स में जो वैल्यू है उससे, और फिर मैं लूप चलाऊंगा आई इक्वल टू 1 से लेके मेरा आई ग्रेटर देन एन तक का आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो नंबर है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं नेगेटिव में, अगर मेरा नंबर नेगेटिव हो जाता है 0 से। ठीक है, अगर मैं जो करंट इंडेक्स में जो नंबर है अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो मैं स्वैप कर दूंगा मेरा मैक्सिमम सोफार जो है, जो वैल्यू है मैक्सिमम सोफार में, और जो मिनिमम सोफार में जो वैल्यू है उससे। ठीक है, अब अगली बारी में मैं मैक्सिमम सोफार और मिनिमम सोफार को अपडेट करूँगा, तो मैक्सिमम सोफार को मैं चेक करूँगा कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए कि जो करंट अभी मेरा जो वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है इंडेक्स आई पे, क्या वो बड़ी है, या तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने मैक्सिमम सोफार से, जो अभी तक का मेरी जो वैल्यू है उससे, क्या वो बड़ी आ रही है। इन दोनों से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम सोफार के अंदर अपडेट हो जाएगी। और वैसे ही मिनिमम सोफार में भी जो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर नम्स ऑफ आई मिनिमम है तो वो आ जाए, वरना नम्स ऑफ आई से अगर मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा मिनिमम सोफार जो मेरी वैल्यू है, इन दोनों में से अगर जो वैल्यू मिनिमम आएगी वो मेरी इसके अंदर आ जाएगी मिनिमम सोफार के अंदर। और आखिरी में मैं रिजल्टेंट में मैं सेव कर दूंगा जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अगर रिजल्टेंट में जो मैक्सिमम वैल्यू वो बड़ी है, या फिर मैक्सिमम सोफार जो हमारी अभी तक का वैल्यू आ रखी है मैक्सिमम वो बड़ी है, तो वो मेरी रिजल्टेंट के अंदर सेव हो जाएगी। तो चलो इसको बाद चला के देखते हैं। ओके, तो ये सही आंसर दे रहा है, उसी टेस्ट केस के लिए देख सकते हो 640 एकदम सही आंसर आ रहा है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये भी आपका सबमिट हो गया। तो इसको एक बार आप ड्राई रन करके देखिएगा, तो जैसे अगर आप ड्राई रन करोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है ऐसा, हम स्वैप क्यों कर रहे हैं, और हम लोग आखिर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई इंटू मैक्स से ही क्यों देख रहे हैं कि कौन सा मैक्सिमम होगा। और इस कोड की आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल लूप में ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो, और जो मिनिमम प्रोडक्ट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं हर पॉइंट पे कि जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है निकल के मैक्सिमम सो फार में क्या वो बड़ा है या फिर नहीं है, और उसको ही हम रिजल्टेंट में सेव कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आपको इन तीनों अप्रोचेस के सोर्स कोड गिटहब में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।